इस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फर्स्ट वन इज what is the meaning of underwriting? What is the meaning of underwriting? वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों सभी को। चलिए, अंडरराइटिंग सेंस मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका अगर हमें मीनिंग मालूम हो तो अच्छा रहेगा। बच्चे, अंडरराइटिंग सेंस मीन्स ये होता है कि जैसे मैंने कल भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अंडरराइटिंग सेंस ये है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने से पहले, मीन्स खुद इशू नहीं करती है, वो किसी पर्सन को अपॉइंट करती है फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो उसे यहाँ पर हम कहेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए कंपनी एंड ए पर्सन और वन और मोर पर्सन। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी अंडरराइटिंग करती है, सेंस ये कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करती है, वो जरूरी नहीं है कि किसी एक ही पर्सन को इस काम के लिए अपॉइंट करे। अगर वो एक से ज्यादा पर्सन को अपॉइंट करती है, इन दैट केस हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए कंपनी एंड ए पर्सन और वन और मोर पर्सन। ठीक है, इट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने की, वो एक पर्सन को दे दी जाती है और उन्हीं पर्सन को हम यहाँ पर अंडरराइटर कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको टर्म्स जो यूज में आएगी वो यहाँ पर ली है। अंडरराइटिंग सेंस, underwriting means undertaking a responsibility or giving a guarantee that the shares or debentures offered to the public will be subscribed for in full. That means ये यहाँ ध्यान रखना बच्चे, for in full sense ये है कि जितनी liability उस person को दी है वो उस liability को complete करेगा, पूरा करेगा। It is an agreement between underwriter and company. Then what is who are underwriters? The persons or institutions, persons या फिर institutions भी हो सकते हैं, that gives such guarantee are called underwriters. What is underwriters commission? Then for this service underwriters charge a commission which is generally calculated at a specified rate on the issue price. बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर on the issue price, not on the face value. Okay, rate on the issue price of the whole of the shares or debentures underwritten, and it is called underwriters commission. Some provisions relating to underwriting कौन से हैं? The payment of commission must be authorized by the articles of association. But यहाँ पर कुछ restrictions लगे हुए हैं as per the act. तो यहाँ पर दो restrictions बताए गए हैं for shares and debentures. फर्स्ट है द कमीशन पेड और एग्रीड और पेड मस्ट नॉट एक्सीड क्या? इन केस ऑफ शेयर्स that is 5% of the issue price of the shares or the rate authorized by the articles whichever is less. सेंस ये है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर 5% से बिलो रेट दे रखी है, 5% से बिलो, सपोज कीजिएगा 2% या 4% दे रखी है, तो 2 और 4% ही वहां पर आप अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ शेयर्स। और अगर यहाँ पर एब्सेंट है, मीन्स रेट ऑफ कमीशन आपको नहीं दी हुई है, तो कोई भी अंडरराइटर ऐसा नहीं होगा कि विदाउट कमीशन ही वो ये वर्क करेगा। ठीक है, इन दैट केस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितना रेट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है और अगर कुछ भी नहीं कहा गया है, इन दैट केस हम क्या करेंगे कि 5% रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मतलब एक स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आपके मीन्स पर्टिकुलर टॉपिक से एक मैम विल दीज लेक्चर्स बी अपलोडेड समवेयर एल्स। ओके, मीन्स कृतिका अरोड़ा। बच्चे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेवेंट अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप बीच में पुटअप करें उनको। अदरवाइज दूसरी जो क्वेरीज है कि हमारे नोट्स या जो भी कुछ आपकी है,
तो वो वाली क्वेरीज आप बिल्कुल लास्ट में ले, 5 मिनट्स पहले आप लोग इसके लिए मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, बीच में ना करें, है ना। टॉपिक से रिलेवेंट अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप पहले पूछ सकते हैं बीच में, अदरवाइज हम बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे बिफोर 5 मिनट्स। ओके, नाउ point number 2, the commission paid or agreed to paid must not exceed in case of shares मैंने आपको बताया 5% and in case of debentures that is the rate of 2.5%. Now next. Yes, any sum payable by way of underwriting commission must be disclosed on the asset side of the balance sheet. अंडरराइटिंग कमीशन जो आप देते हैं उन्हें आप कहाँ डिस्क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट आपका कंप्लीट अंडरराइटिंग। इफ द होल ऑफ द इशू इज अंडररिटन ओनली बाय वन अंडरराइटर, इफ all shares is underwritten only by one underwriter, he will be liable to take up all the shares or debentures that have not been subscribed for by the public. That means ये हुआ बच्चे, complete underwriting sense ये है कि अगर कंपनी ने केवल एक ही अंडरराइटर, सिंगल अंडरराइटर को अपॉइंट किया है, that is called complete underwriting. In that case अगर कोई भी यहाँ पर फॉल्ट रहता है या कोई भी इसकी रह जाती है तो वो कौन पूरा करेगा, फुलफिल कौन करेगा? वो सिंगल अंडर राइटर। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 of the was by Mr. X. X is underwriter. Apply for 9 shares, calculate the writer. ये बिल्कुल सिंपल मीन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है। नंबर ऑफ शेयर इशूड by limited 20,000, applications received 18,000, so liability of underwriters कितना हो गया बच्चों? 1,000. Okay, now next, underwriting or firm underwriting. There are 3 types of underwriting. First one is बच्चों full underwriting. It is all of the issue of shares or debentures of a company. It is called underwriting. For example, suppose X Limited issues 1 lakh equity shares of ₹10 each at par. The issue is Mr. X. Same thing. Okay. Next, partial. The underwriting part, the issue of shares or debentures of the company, it is called partial underwriting. बच्चे that means ये हुआ कि कंपनी ने ये कहा है कि यहाँ शेयर्स इशू करने जा रही है और उसमें केवल 20,000 ही अगर राइटर्स को शेयर्स अलॉट किए हैं फॉर अंडरराइटिंग, तो ये केस आपका कौन अंडरराइटिंग का कहलाएगा? पार्शियल अंडरराइटिंग का केस। For example, suppose X Limit issues 1 lakh equity shares of ₹10 each at par. 80% of the issue is underwritten by Mr. X. This is the case of partial underwriting. That means ये हुआ students, 1 lakh number of shares company issue करना चाह रही है, उसमें से 80% के लिए Mr. X को अपॉइंट किया है एज 80,000 Mr. X के रहे बच्चों, रिमेनिंग 20,000 वो कंपनी सेल्फ इशू करेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फर्म अंडरराइटिंग। इफ द अंडरराइटर्स मेक ए डेफिनेट कमिटमेंट टू टेक अप ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स irrespective of the results of the public response to the issue, it is underwriting. यहाँ पर मैंने लिया है कि X Limited issues 1 lakh equity shares of par, 80% of the written by Mr. X, the definite commitment to take up 10,000 shares. This is the case of firm underwriting. बच्चे ये कह रहा है कि 80% of the issue is underwritten by Mr. X with the definite commitment. इसके साथ साथ ये क्या कह रहा है? इसके साथ साथ ये कह रहा है कि 10,000 शेयर्स वो खुद भी लेगा। बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि ये 80% के अदर देन है, मीन्स ये जो 80% दैट मीन्स 80,000 हो गए 1 लाख का 80%, ठीक। तो 80,000 तो उसने एज ए अंडरराइटर लिया है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स उसने एज ए फर्म अंडरराइटिंग लिया है।
फर्म अंडरराइटिंग का मैं वापस समझा रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये कह रहा है यहाँ पर कि इफ एनी अंडरराइटर्स टेक्स सम शेयर्स, अगर कुछ शेयर्स अंडरराइटर्स ले लेते हैं, खुद ले लेते हैं, वो पब्लिक को इशू नहीं करेंगे, वो खुद अपने पास रखेंगे, प्राइवेटली अगर वो परचेज कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे फर्म अंडरराइटिंग। ओके, ये अदर देन पब्लिक इश्यूज के होते हैं। दिस इज द केस ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब भी मैं बता दूंगी, एक स्पेशल नोट है, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। फर्म अंडरराइटिंग के केस में जब अंडरराइटर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है, फर्म अंडरराइटिंग वाले जो शेयर्स है, फॉर एग्जांपल हमने ये जो स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है फर्म अंडरराइटिंग के बच्चे, इस पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी है वो एप्लीकेशन मनी अंडरराइटर कंपनी को एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही पे कर देता है। ओके, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही पे कर देता है, वो बाद का वेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा 1 अप्रैल को एक अंडरराइटर एक्स लिमिटेड ने ये जो 80% शेयर्स अंडरराइटर को इशू करे थे, वो इशू सपोज कीजिएगा 1 अप्रैल को हुए हैं, और यहाँ पर फर्म अंडरराइटिंग के जो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी 1 अप्रैल को ही होंगे। ठीक, तो इन 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो कि फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स हैं, इन फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स पर अंडरराइटर 1 अप्रैल को ही एप्लीकेशन मनी पे कर देता है। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपका ये पॉइंट यूज आएगा, इसलिए मैंने आपको एक बार यहाँ पर हिंट दे दिया है, बाद में मैं और इसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। एक मिनट, यस, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। किस तरह से हम लायबिलिटी निकालते हैं बच्चे? फर्स्ट कॉलम मैंने आपको बताया पर्टिकुलर्स का, देन नेम ऑफ अंडरराइटर्स आ जाएगा और फिर उनका टोटल आ जाएगा। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। नेम ऑफ अंडरराइटर में सपोज 1 2 3 जितने भी अंडरराइटर्स हैं उनको हम ले लेंगे, ABC जो भी हैं, उन सबका टोटल यहाँ पर अमाउंट्स का कर लेंगे। नाउ पर्टिकुलर्स पर आइएगा। ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी सेंस ये है जितने के लिए अंडरराइटर को यहाँ पर कंपनी ने अपॉइंट किया है। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस? ओके बच्चे, यहाँ एप्लीकेशंस 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज मार्क्ड एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। पहले मैं मार्क्ड को समझा देती हूँ ताकि वो आपका अनमार्क्ड वाला क्लियर हो जाएगा। बच्चे, मार्क्ड एप्लीकेशन सेंस ये होता है कि जब जो एप्लीकेशंस अंडरराइटर्स को या कंपनी को रिसीव होती है, उन पर अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किस अंडरराइटर से रिलेवेंट है, तो उन एप्लीकेशंस को कहेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक, और अगर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो किस अंडरराइटर से रिलेवेंट है, तो ये कहलाएगी आपकी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। दैट मीन्स ये हुआ कि हम यहाँ पर रीड आउट कर रहे हैं मार्क्ड और अनमार्क्ड को। सेंस ये हुआ बच्चों की यहाँ जो एप्लीकेशंस रिसीव होगी वो रिसीव तो कंपनी को ही होगी। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि अगर अंडरराइटर्स को रिसीव होती तो वो तो अलग से वो ले जाकर और कंपनी को पे कर देता एप्लीकेशन मनी। सपोज कंपनी ने फर्स्ट टाइम में केवल एप्लीकेशन मनी ही कॉल करी है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंस ये हुआ कि जो एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी कॉल करती है वो डायरेक्ट अंडरराइटर्स को ना पे होकर यहाँ पर किसको पे हो रही है? कंपनी को पे हो रही है। लेकिन उस पर आइडेंटिफिकेशन अगर कुछ है तो वो एप्लीकेशंस कहलाएगी आपकी मार्क्ड एप्लीकेशंस, और जिन पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कहलाएगी। ठीक है, तो ग्रॉस लायबिलिटीज में मैंने लिया है यहाँ पर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, लेस करेंगे। अब अनमार्क्ड है तो उसमें हम कैसे ये पता लगाएं कि कौन सा किस अंडरराइटर्स के उसमें जाएगा, अकाउंट में जाएगा? तो यहाँ रेशियो ऑफ GL, GL सेंस ग्रॉस लायबिलिटी, ऊपर जो ग्रॉस लायबिलिटी है ना उसी के लिए मैंने यहाँ GL शॉर्ट में वर्ड यूज लिया है। तो रेशियो ऑफ GL, ग्रॉस लायबिलिटी का जो रेशियो है उसी रेशियो में हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुई है उसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द अंडरराइटर्स। नाउ नेक्स्ट मार्क्ड एप्लीकेशंस, ये तो आपकी मार्क्ड है, इसको किसी भी तरह के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी कि ए को इतनी एप्लीकेशन, बी की इतनी एप्लीकेशन और सी की इतनी एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है। नाउ नेक्स्ट
फर्म अंडरराइटिंग, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फर्म अंडरराइटिंग क्या है। फर्म अंडरराइटिंग सेंस जो कंपनी, जो अंडरराइटर्स ने शेयर्स कंपनी से एग्रीमेंट करते टाइम ही रिसीव कर लिए थे या परचेज कर लिए थे, वो कहलाते हैं आपके फर्म अंडरराइटिंग। तो फर्म अंडरराइटिंग वाले जो शेयर्स हैं उनको भी आप लेस कर देंगे। बैलेंस टू बी टेकन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस। अब क्या होता है कि कई बार यहाँ पर सपोज कीजिए कि किसी के कॉलम में प्लस में अमाउंट आ रही है, किसी का बैलेंस माइनस में शो हो रहा है। तो बच्चे प्लस में यानी कि प्लस में अमाउंट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस में अमाउंट आ रही है तो माइनस वाली जो अमाउंट है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट ऑफ एक्सेस कैसे करना है? रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी से। तो रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी जो है उस रेशियो में हम माइनस वाली अमाउंट को रिमेनिंग जो अंडरराइटर्स है उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे। इसको मैं और आगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे उसमें मैं बता दूंगी। नाउ ये जो आएगा आपका एडजस्टमेंट के बाद का फिगर वो कहलाएगा स्टूडेंट्स नेट लायबिलिटी। लेकिन नेट लायबिलिटी के साथ साथ हम ये कहते हैं उन्होंने स्टार्टिंग में फर्म अंडरराइटिंग वाले जो शेयर्स परचेज किए थे वो भी ऐड कर दो, ये टोटल क्या हो जाएगा उसका टोटल लायबिलिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको वापस एक बार ऊपर ला रही हूँ। ग्रॉस लायबिलिटी अंडरराइटर्स को जिनके लिए अपॉइंट किया है वो ले लेते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रेफरेंस में या इसी ऑर्डर में आप इनको शो करें। आप पहले मार्क्ड एप्लीकेशंस को भी लेस कर सकते हैं, अनमार्क्ड को बाद में कर सकते हैं, फर्म अंडरराइटिंग को पहले कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ओके, आप किसी को भी ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो अमाउंट है बैलेंस टू बी टेकन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कैसे भी आप करो वो एक ही आएगा, मीन्स अमाउंट या फिगर जो है वो सेम रहेगी। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस के टाइम में बस आपको ध्यान रखना है कि वो किस रेशियो में लेना है, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, और उससे हमारी नेट लायबिलिटी आ जाएगी। फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स को आप ऐड कर दोगे टोटल लायबिलिटी। तो ये तो था आपका स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। और ये जो आ रही है ये अमाउंट नहीं है अभी, ये आ रही है आपके नंबर ऑफ शेयर्स में। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों अल्टरनेट। क्या बताया है? ये मैंने जो अभी बताया था आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वही मैंने लिया है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, जिसमें ग्रॉस लायबिलिटी सबसे पहले यही आएगा। फर्म अंडरराइटिंग को लेस किया, मार्क्ड एप्लीकेशंस को लिया, फिर उनके बाद में अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ली जिन्हें हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, रेशियो ऑफ जीएल मीन्स ग्रॉस लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी आ जाएगी। ऐड वापस कर देना फर्म अंडरराइटिंग, देन उसके बाद आ जाएगा आपका टोटल लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल टू अंडरराइटर। बच्चे दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग यहाँ किसी भी तरह का कोई भी किसी से भी मिस्टेक्स नहीं होती है, बट यहाँ आकर कि अंडरराइटर को पे करना है या अंडरराइटर को रिसीव करना है, और वो भी कितनी अमाउंट, यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा मिस्टेक्स कर देते हैं। यस बच्चे, स्पीक इन इंग्लिश। स्टूडेंट सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, सो कल ये डिस्कस हो गया था कि आपका मिक्स लैंग्वेज में चलेगा। बाकी का जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको ये जो अकाउंट्स वगैरह है वो तो ऑलरेडी इंग्लिश में ही रहेंगे। मिस्टर टी राम चौधरी का ये मैसेज आया था, मैम प्लीज स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके नाउ यस, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल टू अंडरराइटर। फर्स्ट वन इज टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। सेंस ये है कि यहाँ पर ये जो आपने लिया था इसी के लिए हम यूज में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ये तो अमाउंट आ रही है बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स में। दिस इज अमाउंट रिप्रेजेंट इन शेयर्स एंड दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स इन किस में होगा, अमाउंट में होगा, मीन्स रुपीज में होगा। ओके, तो टोटल लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, ऊपर ये जो आपका टोटल लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स था इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर किन से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी, जो भी आपको क्वेश्चन में जैसी भी लैंग्वेज है उससे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट ड्यू यहाँ पर लिया है इन्होंने, नेक्स्ट में हम ले लेते हैं टोटल लायबिलिटी जितनी है मल्टीप्लाई बाय कॉल अमाउंट।
लेस अमाउंट पेड फॉर फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग के टाइम पर अंडर राइटर ने जितनी फर्म अंडर राइटिंग की अमाउंट पे कर दी थी उसको आप लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी कॉल एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी बोथ, ओके, बट फर्स्टली अगर कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कॉल करती है, आफ्टर देन अलॉटमेंट मनी कॉल करती है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कहा था स्टार्टिंग में ही फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स अंडर राइटर्स परचेज कर लेते हैं। सो फर्म अंडर राइटिंग की जो अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कंपनी रिसीव कर लेती है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं यूज में, कॉल अमाउंट सेंस एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। इफ कंपनी कॉल अलॉटमेंट मनी, ओके, अगर उसने एप्लीकेशन ही कॉल करी है तब तो एप्लीकेशन मनी को ही यहाँ पर लेंगे, बट अगर अलॉटमेंट भी कर दिया है तो दोनों अमाउंट, बोथ अमाउंट्स को आप यहाँ इंक्लूड करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम टोटल लाइबिलिटी, ओके, देन अमाउंट पेड फॉर फर्म अंडर राइटिंग। यहाँ ये चीज ध्यान रखनी बच्चे, टोटल लाइबिलिटी में तो हमने फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स भी लिए थे, लेकिन वहां पर कॉल अमाउंट में हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया। यहाँ पर हम केवल किनको लेस करेंगे, अमाउंट कौन सा आएगा फर्म अंडर राइटिंग के केस में, ओनली एप्लीकेशन मनी वाला ही अमाउंट आएगा, बिकॉज एग्रीमेंट के टाइम पर अंडर राइटर्स जो हैं वो केवल एप्लीकेशन मनी जो फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर फिर बनता है वो ही पे करता है, अलॉटमेंट नहीं करेगा, ओनली एप्लीकेशन मनी। देन बैलेंस ड्यू आ जाएगा कि रिमेनिंग अमाउंट कितना है। आफ्टर देन लेस अंडर राइटर्स कमीशन पेबल बाय कंपनी, जो भी अमाउंट है वो आप लेस कर देंगे। अगर माइनस में फिगर आ रहा है तो आपको उसको ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट शो करना है, नेट पेबल होगा वो। एंड इफ फिगर शॉन अगर फिगर आपका जो रहता है वो पॉजिटिव में रहता है देन आप उसको विदाउट ब्रैकेट शो करेंगे और ये होगा आपका रिसीवेबल अमाउंट बाय कंपनी। नाउ नेक्स्ट, यस, what is the accounting treatment? First one is for commission due, commission to underwriters account, commission paid underwriters to bank account, for acquiring any liability in case of under subscription। मैंने आपको बताया था कि underwriters अगर complete shares issue नहीं कर पाते हैं, this is it is called अंडर सब्सक्रिप्शन, और रिमेनिंग जो उनकी एप्लीकेशन ये शेयर्स रहेंगे वो शेयर्स किनको परचेज करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे परचेज अंडर राइटर्स को। सो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम अंडर राइटर से जब पेमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। यस, क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जी लिमिटेड came up with an issue of 20 lakhs equity shares of ₹10 each at par. 5 lakhs shares were issued to the promoters and the balance to the public was underwritten by 3 underwriters A, B and C equally with firm underwriting of 50,000 shares each. स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रमोटर्स जब आपके शेयर्स ले लेते हैं, मीन्स कंपनी के शेयर्स लेते हैं, तो उनकी एंट्री क्या बनती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स तो उन्होंने ले लिए प्रमोटर्स ने, बैलेंस कितना बचा, 15 लाख। इन्होंने कहा है कि अंडर बैलेंस जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे आप लोग कैलकुलेशंस करते जाएं, ऐसे नहीं है कि पूरा मीन्स ये स्टडी कर लिया और फिर ऊपर नीचे हो जाए, अमाउंट आगे पीछे मत कर देना, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। बैलेंस बोल रहा है ना, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, नंबर ऑफ शेयर 15 लाख का, ओके। 15 लाख को 3 अंडरराइटर्स में इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना कितना हुआ ये 5 लाख, ठीक है, विद फर्म अंडर राइटिंग्स। अब ये बोल रहा है विद फर्म अंडर राइटिंग्स 50,000 शेयर्स ईच। अब इसके अलावा तो शेयर्स हो नहीं सकते बिकॉज कंपनी टोटल इशू कितना कर रही है शेयर्स, ओनली 20 लाख, ओके। तो 150,000 में 50,000 जो फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स ये हुआ कि अंडर राइटर्स को 1 लाख यहाँ पर करना है। नाउ नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन टोटल 12,97,000 शेयर्स इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म्स विच वर। टोटल यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितने का मिला है, 12,97,000 शेयर्स का, इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म्स विच वर।
इसमें क्या चीज इंक्लूड है, मार्क्ड शेयर्स भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो फर्म अंडर सॉरी जो मार्क्ड एप्लीकेशन वाले शेयर्स हैं ए बी सी के लिए इतने इतने। सपोज करो अगर यहाँ पर ये लाइन भी नहीं होती, सपोज एक बार कौन सी, इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म्स विच वर, तो भी स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में ए इतना शेयर, बी इतना शेयर, सी सच शेयर्स, आपको यही अज्यूम करना है दीज आर मार्क्ड शेयर्स। ओके, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो तभी होगा ना जब वो मार्क्ड शेयर्स होंगे। ओके चलिए, द अंडरराइटर्स हैड अप्लाइड फॉर शेयर्स कवर्ड बाय फर्म अंडरराइटिंग, द अंडरराइटर्स हैड अप्लाइड फॉर शेयर्स कवर्ड बाय फर्म अंडरराइटिंग। The amount payable on application and allotment were rupees 2.50 and rupees 2 respectively. The agreed commission was 2.5%. Pass necessary journal entries for the allotment of shares to the underwriters, the commission due to each of them, and the net cash paid or received. नोट, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर टू बी क्रेडिटेड टू द अंडरराइटर्स इक्वली, कि जो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, अगर सपोज ये नहीं होता, लाइन नहीं होती, तो हम क्या करते, उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते। और यहाँ पर ये चीज़ है बच्चे, ग्रॉस लायबिलिटी भी वही है जो कि ये कह रहा है, मीन्स इक्वल इक्वल है ना। हमारे को ऊपर क्या दिया था, ए बी एंड सी तीनों का अपॉइंट इक्वली के लिए किया है, 150 150 एंड 150,000 के लिए। नाउ यस, अब यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ 15 लैक्स थे, तो 5 लैक्स, सॉरी ऊपर मैंने 150 बोल दिया था, सॉरी स्टूडेंट्स, 5 लैक्स था। रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे थे, 15 लैक्स, डिवाइडेड बाय 3 किया तो 5 लैक्स आए। तो 5 लैख तीनों अंडर राइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा हमने एबीसी में। फर्म अंडर राइटिंग के कितने बताए थे यहाँ, 50,000। ये 50,000 5 लैक्स में इंक्लूड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम पर भी बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स लाइन जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नाउ लेस मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन इन द क्वेश्चन 425 450 एंड 350। ओके, 425 450 एंड 350। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स टोटल कितना रहा है, 12,25,000, और टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 1297। सो 1297 माइनस 1225 यहाँ पर किया तो वो कितना आया आपका, 72,000। ठीक, इस 72,000 को हम क्या करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहाँ तक आप जब लेस करते हो तो आप लोगों ने देखा बी के केस में कोई लायबिलिटी नहीं रही। क्यों नहीं रही, उसको 5 लाख के लिए अपॉइंट किया, उसने 50,000 तो एज ए फर्म अंडर राइटर परचेज कर लिए थे शेयर्स, उसके बाद उसके 4,50,000 पब्लिक ने परचेज कर लिए शेयर्स एज ए मार्क्ड एप्लीकेशन, सो लायबिलिटी इज निल। अब यहाँ पर अनमार्क्ड जो एप्लीकेशंस आई है उन्हें हम इसलिए किन किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के ही बीच में करेंगे। तो 72,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, 36,000। रिमेनिंग हमने देखा इसका फिगर माइनस में आ रहा है, ए अंडर राइटर का, सी अंडर राइटर का 64,000 प्लस में आ रहा है। इसे हम यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ पर अलॉट करने के लिए केवल सी ही रहा है एडजस्टमेंट के लिए, इसलिए ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू सी, सी को हम करेंगे पूरा 11,000। नेट लायबिलिटी कितनी रही, तो यहाँ पर लेस करते हुए ए की निल रहेगी, बी की भी निल रही, और सी की कितनी होगी आपकी 53,000। इसके बाद में हमारा ये है कि नेट लायबिलिटी आने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्म अंडर राइटिंग वाले जो शेयर्स है उनको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। 50,000 तीनों ने लिया था, इसलिए इससे क्या आ जाएगा, अब ऐड करने के बाद टोटल लायबिलिटी ए की 50,000, बी की भी 50,000, बट सी की यहाँ पर कितनी रहेगी, 1,03,000। नाउ नेक्स्ट, ये तो रहा आपका स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। अब हम इनकी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि पेबल और रिसीवेबल टू अंडर राइटर। यस, सबसे पहले हम लेते हैं टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। ऊपर ये जो लास्ट आया था ना आपका आंसर, टोटल लायबिलिटी 50 50 एंड 103,000। सो 50,000 50,000 एंड 1,03,000। थोड़ा डिस्क्राइब करके बताओ बच्चे, व्हाट योर प्रॉब्लम।
T. Ram Chaudhary, Mr. Yes, true. Why true only 72,000 distribution? No. Okay, this one. No, student. यहाँ पर total amount. This is the total amount after deducting the total gross liability minus firm underwriting minus unmarked minus marked applications. Then 1,25,000. Okay. Then unmarked applications remaining कितनी रही है? 72,000. 72,000 आपकी रही है. कैलकुलेट करके देख लीजिए आप. ओके. नाउ यस स्टूडेंट 50 एंड 103,000 मैंने आप लोगों को टोटल लाइबिलिटी बताई थी. अमाउंट ड्यू कितना है यहाँ पर? 4.50. कॉल अमाउंट मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट बताया था, क्या बताया था यहाँ पर? कॉल अमाउंट. मैंने ये जो फॉर्मेट आप लोगों को बताया था उसको आप एज इट इज ही लें. इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ कॉल अमाउंट लिखेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फेस वैल्यू लेनी है, अलॉटमेंट अगर कॉल कर रही है कंपनी वो भी लेना है. क्या करना है तो बच्चे डायरेक्ट आप यहाँ कॉल अमाउंट लिख दो. तो जितना कंपनी कॉल कर रही है उतना लेना है. सिंपल चीज़ है. तो कंपनी ने 2.50 ₹2.50 तो उस पर एप्लीकेशन पर मंगवाए थे, ₹2 ऑन अलॉटमेंट पर कॉल किए थे. तो यहाँ पर अमाउंट ड्यू कितना हुआ? टोटल आपका 4.50 ₹4.50. सो 50 एंड 1,03,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट ड्यू हो जाता. मीन्स ABC को कंपनी को इतना देना. ABC कंपनी को दे रहे हैं. और मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को एक कंपनी मान के चलिए ताकि आप प्रैक्टिकल करते हुए इसको समझें, याद ना करें इसको. ओके. नाउ लेस अमाउंट पेड फॉर फर्म अंडर राइटिंग. कब? एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही दे दिया था उन्होंने पहले ही. कितने रुपए दिया था? लेकिन केवल ₹2.50. 2.50. और ये कौन सा मनी है बच्चे? एप्लीकेशन मनी. और ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 50,000. तो हम इनको लेस कर देंगे, तीनों इक्वल थे इसलिए 125, 125 एंड 125,000. बैलेंस ड्यू ए का 1 लाख, बी का भी 1 लाख और 338,500. नाउ अब ये जो रह जाता है अमाउंट, इसमें से हम क्या करेंगे बच्चे? अब यहाँ पर ये रहता है कि अंडर राइटर्स कमीशन पेबल बाय कंपनी कितना बनता है. तो अंडर राइटिंग शेयर्स कितने थे यहाँ पर? तो हमने यहाँ पर बताया था कि कमीशन पेबल बाय कंपनी 2.5% है ऑन 50,000 शेयर्स ईच. किन पर रह रहा है? यहाँ 50,000 5 लाख का 2.5% होगा. जस्ट मिनट, ये एक जीरो शायद मिस हो गया मेरे से. यस 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे. इशू प्राइस कितनी बताई थी स्टूडेंट्स? यस यहाँ पर इसको रेक्टिफाई हम कर लेंगे बाद में. चलिए तो यहाँ 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होंगे. यहाँ ये गलती से हो गया, बाय मिस्टेक है. जो ग्रॉस लाइबिलिटी थी, ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी 5 लाख. इस 5 लाख का आपको करना है. 5 लाख शेयर्स थे आपके. मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, वापस बोल रही हूँ मैं, अंडर राइटिंग कमीशन किस अमाउंट पर दिया जाता है? स्टूडेंट्स, ग्रॉस लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस. व्हाट इज द इशू प्राइस in this question? Amount ₹10, that means at par. Okay, so 5 lakh number of shares multiply by 10 is equal to 50 lakhs. 50 lakhs का 2.5% आप लेंगे, so 1,25,000 amount. ओके. नाउ अब हम यहाँ कह रहे हैं कि नेट पेबल और रिसीवेबल अमाउंट अगर माइनस में आ रहा है, जैसे ये माइनस में आ रहा है ए का, ये पेबल अमाउंट रहेगी, बी की भी पेबल अमाउंट रहेगी, बट सी से यहाँ पर रिसीव होगा अमाउंट कितना? 1,13,500. नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज पर आते हैं हम. सबसे फर्स्ट हमने कहा कि यहाँ कंपनी ने फर्म अंडर राइटिंग का जो अमाउंट था वो रिसीव कर लिया था एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. तो फर्म अंडर राइटिंग के कितने शेयर्स थे? 1,50,000. और 1,50,000 के लिए हमने क्या करा था? 2.5 जो अमाउंट थी एप्लीकेशन मनी वो यहाँ पर रिसीव कर ली थी. तो अमाउंट कितना हो गया स्टूडेंट? 3,75,000. इसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यस
नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब ये अलॉटमेंट का है कि इनको कितने कितने अमाउंट के शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो बच्चे यहाँ ये जो आया था ना अंडरराइटिंग कमीशन, तो बात की बात है, पहले यहाँ पर आ जाओ बैलेंस ड्यू। तो बैलेंस ड्यू कितना था कि ABC, ऊपर चलिए वापस एक बार, हमने कहा था कि अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है, अमाउंट ड्यू सेंस मीन्स ABC कंपनी को कितना देंगे। तो ABC कितना देंगे, उनमें से हमने फर्म अंडर राइटिंग वाला अमाउंट लेस कर दिया, तो नेट अमाउंट कितना आ गया, दिस वन, ओके, 1 लाख एंड 338,500। तो ये अमाउंट ABC कंपनी को देंगे किस पर्पस से, तो हम ये कहेंगे कि उनकी लाइबिलिटीज अंडर सब्सक्रिप्शन थी, इसलिए यहाँ पर वो रिमेनिंग जो शेयर्स है वो खुद परचेज करेंगे। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABC अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये इनको इशू हो रहा है फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन, जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था उस वजह से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करने के लिए, 125,000 ईच का था अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू A, B एंड C अकाउंट, 125, 375,000। यस, नेक्स्ट आता है पेमेंट और रिसीव का। अब यहाँ A और B को तो पेमेंट करना है और C से रिसीव होगा, तो C से रिसीव होगा तो बैंक टू C अकाउंट 1,13,500, ये आ रहा है आपका स्क्रीन पर लास्ट अमाउंट 113,500, और A और B से क्या होगा 25,000 कंपनी को पे करना है। ये आपका यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स अंडर राइटिंग कमीशन। ऐसे तो हम करते जाएं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आई नो दैट, बट लिमिटेड टाइम की वजह से हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी अंडर शेड्यूल 3 एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहता है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाइड general instructions for preparation of balance sheet and statement of profit and loss of a company, which includes compliance of the accounting standards, requirement of disclosures, notes to the accounts, round off, format for preparing balance sheet and statement of P&L account। मैंने बहुत short and sweet इसकी आपको मीनिंग बताया है, ठीक है, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हम चार्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, या हम कह सकते हैं कि अगर इसमें देखा जाए क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में शो करते हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1 इसमें हम लेते हैं बैलेंस शीट, पार्ट 2 में हमारा आता है फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले वाला जो आपका फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है, इस चेंज वाले फॉर्मेट को ही अब आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट हमारा अभी जो चल रहा है फॉर्मेट, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ बैलेंस शीट के हम 2 पार्ट्स कर देते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड सेकंड वन इज एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को वापस 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। देन एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यहाँ एक न्यू वर्ड आ जाता है, बाकी से तो आप सब वेल नोन है। माइक म्यूट कीजिए, किसका, मिस निधि सिंह, म्यूट योर माइक, ओके, यस। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पर क्या चीज़ रहती है कि अगर आपकी जो ऑथराइज कैपिटल है उससे ज़्यादा अगर आपके पास अमाउंट आ जाती है तो उसको आप अलग से शो करेंगे। अगर कंपनी ऑथराइज कैपिटल को और बढ़ाना चाहती है, एक्सटेंड करना चाहती है, तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक आप उसको इसमें शो करेंगे। अभी आपको बस इतना ही मालूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपका ये इतना यूजफुल नहीं है, ओके। जो काम की चीज़ें हम उसी पर ही यहाँ पर पॉइंटिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हम यहाँ 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट,
then non-current liabilities and current liability. Shareholders funds में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आते हैं. नॉन करंट लाइबिलिटी को इन्होंने बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, नेट आएगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं. एसेट्स को अगर हम ब्रेकअप करके देखें तो एसेट्स को टू पार्ट्स में ब्रेकअप किया जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. नॉन करंट में बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स आती हैं. करंट एसेट्स में हम देखें तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. Yes, rules for classification of assets and liability, current liabilities and current assets. कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे मैम हमने ये तो 11th क्लास में ही पढ़ लिया था, रीड आउट कर लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स. बट स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हो चुके हैं. हमने वहाँ पढ़ा था केवल कि वो लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट विद इन या पेमेंट या सेटलमेंट विद इन 12 मंथ्स में किया जाता है उन्हें करंट लाइबिलिटीज कहते हैं. बट अब यहाँ पर 2 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं. वो क्या है? फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हियर? आप लोगों ने अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहाँ यूज आता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है. ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पढ़ा होगा आप लोगों ने वहाँ पर. यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम साक्षी जैन टू एवरीवन, फाइनेंशियल ईयर फॉर वाई बच्चा is expected to be settled in the company normal operating cycle. What is the meaning of normal operating cycle here? हम यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल में ये लेते हैं स्टूडेंट्स. सपोज कीजिए कि आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं और उसमें कोई एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उस प्रोडक्ट को सेल करने तक इस बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक, सपोज कीजिएगा कि मेरी कंपनी ये पेन बनाती है. इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मार्केट से मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा और इसकी जब पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा फिनिश कहाँ पर होगा? इसका सेल करने पर. तो यहाँ रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर मैंने ये पेन बनाया उसको सेल करने तक जो टाइम पीरियड लगा वो क्या कहलाता है बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल. Is that clear? Now, or is held primarily for the purpose of being traded. यानी कि ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी थिंग्स जो कि ट्रेड करने के लिए होती है, दैट मीन्स गुड्स होंगे यहाँ पर, इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. व्हाट इज द रिपोर्टिंग डेट? रिपोर्टिंग डेट सेंस ये होता है कि जो हमारे फाइनल अकाउंट्स जिस डेट को बनते हैं वो कहलाती है बच्चों रिपोर्टिंग डेट. हम किस डेट को रिपोर्ट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज other than current liability shall be classified. Okay, now next, जो current liabilities नहीं है वो non current है. Current assets is expected to be realized or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle or is held primarily for the purpose of being traded. वही चीज बताइए. Or is expected to be realized within 12 months after the reporting date. Or is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. Non-current, जो current assets नहीं है, these are non-current assets. Now, मैंने यहाँ पर अब जो, क्योंकि पहले वाला जो हमारा बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट हुआ करता था उसमें यहाँ हम शेड्यूल्स भी लेते थे. यहाँ पर अब ये चेंजेस हो गए हैं. न्यू फॉर्मेट जो हमारा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं. नेम ऑफ द कंपनी, P&L अकाउंट सबसे पहले ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड. ओके,
चलिए फर्स्ट वन आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। व्हाट इज द ऑपरेशंस स्टूडेंट्स? ऑपरेशंस आर सेल्स। ओके, ऑपरेशन मीन्स क्या है यहाँ पर? सेल्स से। तो यहाँ पर हम ये लेंगे फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अदर इनकम दैट मीन्स अदर देन ऑपरेशंस जो इनकम होती है वो सारी की सारी इनकम्स आपकी अदर इनकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने टैक्स फ्री गवर्नमेंट लॉन्स में यहाँ पर पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनसे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो आपकी अदर इनकम होगी। हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी अदर इनकम होगी। इस तरह से दैट इज टोटल रेवेन्यू 1 + 2। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंसेस में हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में सभी आ जाएंगी, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उनका पीएफ होता है, उनकी सैलरी होती है और अदर कोई भी उनको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उनका। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मीन्स ये होता है कि हमने जो फाइनेंस कर रखा है, हमारी कंपनी ने जो फाइनेंस कर रखा है उसके लिए वो कंपनी कितना अमाउंट पे कर रही है। मैंने ये कहा कि मैंने शेयर्स इशू कर रखे हैं, भाई कंपनी पढ़ रहे हैं ना, तो कैपिटल आप कहाँ से लाते हैं? कैपिटल आप लाते हैं शेयर्स से, कैपिटल आप लेकर आते हैं मीन्स वैसे तो कैपिटल शेयर से ही लाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको और अमाउंट तो आप एज ए लोन भी ले सकते हो, और लोन में हम डिबेंचर्स को भी एज ए लोन ही ट्रीट करते हैं। तो इन पर जो भी आप रिटर्न पे करते हो, शेयर्स पर डिविडेंड और डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट, बोथ आर कॉल्ड या बोथ दोनों चीजें किसमें इंक्लूडेड होती हैं? फाइनेंस कॉस्ट्स में। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सो एज ऑन, टोटल एक्सपेंसेस। यस, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। नेक्स्ट एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम सेंस ये है कि कभी कभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या नॉन रिकरिंग जो आइटम्स होती है जो कभी कभी ही होती हैं, उनको हम एक तरह से यहाँ ले सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी ऐसी होती हैं जो कि यूजुअली हमारे बिजनेस में नहीं होती है, मीन्स ऑपरेटिंग से, ऑपरेशन से थोड़ा डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके फैक्ट्री में फायर हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी रिसीव हुई है, बच्चे वो क्या किस में आएगी? वो आएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उस अमाउंट को आप अदर इनकम में नहीं लेंगे, बिकॉज वो आपकी हमेशा होने वाली इनकम नहीं है। सो दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये तो आप जैसे जैसे स्टूडेंट्स करते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? तो आपके जो प्रॉफिट्स आए हैं उनमें आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट पर शेयर। एक तरह से आपकी मटेरियल में ही ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट था, मीन्स शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है, तो इसको भी आप स्टडी करें। 75 ऑफ कंपनीज क्या है? रेवेन्यू ऑपरेशंस, जिसमें हम क्या क्या लेते हैं अदर देन ए फाइनेंस कंपनी फॉर कंपनी अदर देन ए फाइनेंस कंपनी। अदर देन ए फाइनेंस कंपनी दैट मीन्स ये प्रोडक्शन का इनका काम करती है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लेस एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को आप यहाँ पर लेस कर देंगे। यस, फॉर फाइनेंस कंपनी के लिए क्या रहेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस शैल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। रेवेन्यू अंडर ईच ऑफ द अबव हेड्स शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। फाइनेंस कॉस्ट में आप किस को लोगे? तो फाइनेंस कॉस्ट में हमने लिया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरोइंग कॉस्ट, कुल मिलाकर जो भी आपका बोरोड मनी रहता है उनको आप इसमें इंक्लूड करेंगे। अदर इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे? तो मैंने आपको बताया था जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम। यस, नाउ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट डेट जो भी होगा। फर्स्ट हमने कहा था इक्विटी एंड लायबिलिटीज लेते हैं, उसमें भी सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड आता है, इसमें हम शेयर कैपिटल को लेंगे, देन रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर बोरोइंग्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
DTL मीन्स डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, नेट लेंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स पहले आती है, फिर एसेट्स में टेंजिबल को लेंगे और इंटेंजिबल को भी, एसेट्स को भी हम ये नहीं आ रहा है मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। 1 मिनट, यस नाउ ओके ओके, चलिए। पहले नहीं आ रहा था आपको वॉइस? यस, नाउ कैपिटल वर्क, यस से, चलिए। नाउ नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आप लोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, मैंने अभी ये रीड आउट इसलिए किया है कि आपकी मेमोरी वापस रिकलेक्ट हो जाए, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए रफली, क्योंकि मैंने इन सबको डिटेल में नहीं बताया, एक रफली आपको मालूम हो जाए कि हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हमारे क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होगी। यस, नाउ क्वेश्चन। The following information has been extracted from the books of account of Hero Limited as at 31st of March 2015. First one is administration expenses. किस में जाता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश एट बैंक एंड ऑन हैंड, बैलेंस शीट के आइटम है। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2014। बच्चे दैट मीन्स ये हुआ, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट, और इसके साथ साथ दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज यहाँ डेट क्या मेंशन कर रखी है? 1 अप्रैल 2014। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वही है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, फैक्ट्री को क्लोज करने से रिलेवेंट। फिक्सचर, फिटिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक। अब ये यहाँ एट कॉस्ट दे रहा है, दैट मीन्स ये है कि ये कॉस्ट ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं उस पर शो हो रहा है। जब आपका एट कॉस्ट वर्ड यूज आता है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से मेथड से लगाया हुआ है? वो लगाया हुआ है आपका SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से, और यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका कैसे किया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मेथड। नाउ नेक्स्ट, profit and loss account as at 1st of April 2014, opening balance of P&L account, purchase of equipment, purchase of goods for resale, सेल्स नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अगर नहीं होता तो स्टूडेंट्स आप एक्साइज ड्यूटी को लेस करेंगे, उसके बाद जो सेल्स आती है उसी को ही शो करना होता है हमें रेवेन्यूज में, P&L अकाउंट में। शेयर कैपिटल 1 लाख बताए हैं, 10 ईच एट पार है, फुल्ली पेड है। स्टॉक है 1 अप्रैल का, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड डेटर्स। नाउ नेक्स्ट, yes, additional information. The stock at 31st of March 2015 valued at the lower of cost or net realizable value was estimated to be worth rupees 2 lakh. Stock at 31st March 2015 was estimated to be worth 2 lakh. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कौन सी वैल्यू है, उसी के साथ साथ इसने क्या बताया? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों, विचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम थी उस पर। और 31 मार्च का है, दैट मीन्स क्या हो गया? ये क्लोजिंग स्टॉक। और बुक्स में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? दिस इज ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन इजी है, मतलब कि इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस देखिएगा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट all related to administration. Depreciation is charged at a rate of 20% per annum on cost. A full year's depreciation is charged in the year of acquisition, but no depreciation is charged in the year of disposal. Point to be noted. Okay, that means ये वो acquisition means purchase जब करती है कंपनी तब तो full rate से 20% से ही यहाँ depreciation charge किया जाता है, but जब जिस year में उसे dispose of किया जाता है, that means sell out किया जाता है, उस year में depreciation बिल्कुल charge नहीं किया जाता है। लेकिन ये
आप जो केस पढ़ रहे हैं बच्चों, वो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ओके, इनकम टैक्स अगर आप पढ़ते तो वहाँ के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ वो अप्लाई होते हैं। अभी वो भी चीज़ यहाँ पर ऐड होगी, इसलिए मैं आपको हल्का सा हिंट दे रही हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, during the year to 31st of March 2015, the company purchased equipment of rupees 1,20,000. It also sold some fittings which had originally cost rupees 60,000 for rupees 10,000 and for which depreciation of rupees 30,000 had been set aside. कंपनी ने 120,000 का तो एक इक्विपमेंट परचेज करा है 31st ऑफ मार्च को, एक इक्विपमेंट सेल भी किया है फिटिंग्स का, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स परचेज कॉस्ट तो थी उसकी 60,000 और उसको इन्होंने सेल आउट किया है 10,000 पर। अभी तक का डेप्रिसिएशन इन्होंने बताया 30,000। दैट मीन्स इसकी अगर हम WDV कैलकुलेट करें तो बच्चों कितनी आएगी, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30,000। उसे हमने 10,000 पर सेल आउट किया है, दैट मीन्स 20,000 इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 4, द एवरेज इनकम टैक्स फॉर द कंपनी इज 50%। रेट ऑफ टैक्स बताइए। Factory closure cost is to be presumed as an allowable expenditure for income tax purpose. The company proposes to pay a dividend of 20% per equity share. बच्चे proposes to pay, पे नहीं किया है, proposes, that means क्या हो गया ये proposed dividend. Okay, prepare Hero Limited profit and loss account for the year to 31st March 2015 and balance sheet as at that date in accordance such and such. Now next, yes, इसका हम जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये सब बताने से पहले एक हल्का सा मैं आपको फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, वैसे आप लोगों को यहाँ पर वर्किंग नोट में दिया हुआ है, एक बार ये मैं समझा देती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसे हम अकाउंट के थ्रू इस तरह से भी हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट 1 अप्रैल को कितना अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में 680 इन 1000 में ले रहे हैं, दैट मीन 6,80,000 है ये अमाउंट। ओके, यस, 1 अप्रैल को इतना था, एडिशन मीन्स परचेज कितना किया है कंपनी ने, परचेज किया है 120 का, सो टोटल अमाउंट कितना हो गया 800 का। डिडक्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये किसका है, ये बच्चे कॉस्ट चल रही है, 680 भी कॉस्ट थी, 120 भी कॉस्ट थी। इन्होंने क्या कहा था कि 120 की अमाउंट का एक फर्नीचर इक्विपमेंट इन्होंने परचेज किया है और इसी डेट पर इन्होंने क्या करा था, इसी डेट पर 60,000 की कॉस्ट का, दिस इज कॉस्ट, 60,000 की कॉस्ट का एक फिटिंग्स जो है वो इन्होंने सेल आउट करी थी। तो आप इसको लेस कर दोगे, सेल हो गई है इसलिए 740 नेट अमाउंट आपका अब बचता है, दैट इज द कॉस्ट। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन पर आ जाओ। डेप्रिसिएशन का इन्होंने 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग बैलेंस बताया 260 का, फॉर द ईयर कितना करना है 20%। SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आपको फॉलो करना है, सो कॉस्ट पर ही 20% आप लगाएंगे, 20%, सो अमाउंट 148। नाउ अब हम क्या करेंगे, 260 अभी तक लगा दिया था, 148 हमने इस साल लगाया है, करंट ईयर में लगाया है। ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 408। Yes, deducting during the year as on 31st of March 2015. नेट ब्लॉक, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक जो ऊपर 60,000 की जो फिटिंग्स थी जिस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था 30,000। बच्चे ये 30,000 क्यों लेस कर रहे हैं, हमने क्या कहा बच्चे, ये जो 260 था ना, ये अभी तक जो हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग जो भी इक्विपमेंट था कुल मिलाकर, जो इक्विपमेंट उस पर टिल द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2014 कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था 260 का, इस 260 में ही 30 का अमाउंट इंक्लूड है। फॉर वाई बच्चा, परचेज पर तो डेप्रिसिएशन लगता है ना, no, 120 is the amount of purchase of equipment. ओके, चलिए, ये सेल वाला बच्चा 60,000 था, ठीक है, 60,000 का सेल है, यस यस, ओके यस। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चे, 260 जो अमाउंट था डेप्रिसिएशन का, इस 260 अमाउंट में ये 30,000 इंक्लूड है,
हम ये क्या बता रहे हैं कि अभी तक जब फर्नीचर फिटिंग से जो इक्विपमेंट्स आपने परचेज किया था, अभी तक आप डेप्रिसिएशन ओपनिंग जो हमारा स्टेप था तब तक कितना लगा चुके थे, 260 का अमाउंट आप इस पे लगा चुके थे। अब आपने कहा कि हमने करंट ईयर में कितना चार्ज कर रहे हैं, 148 का चार्ज कर रहे हैं, टोटल डेप्रिसिएशन 408। लेकिन आप ये कहेंगे कि इनमें से 260 में से मैडम 30 वाला जो डेप्रिसिएशन था वो वाला तो इक्विपमेंट हमने सेल आउट कर दिया, तो अब इस अमाउंट को, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को यहाँ से हटा दो, तो लेस कर देंगे आप। तो नाउ नेट डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, या हम कह सकते हैं कि अभी तक डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो जाएगा, 378,000 का। और WDV की कितनी रहेगी, नेट ब्लॉक कितना रहेगा, 362,000 का। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। अच्छा, इसी को मैं एक बार, अगर किसी को ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म समझ में नहीं आया हो सपोज, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अकाउंट फॉर्म में भी बताया है कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट आप बना सकते हैं। सबसे पहले चूंकि ये एक एसेट है, डेबिट बैलेंस रहता है, स्टार्टिंग हम करते हैं 2 बैलेंस BD 680 से, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है 740, यस नहीं 740 हम निकालेंगे, ओके। 680 का आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बुक्स में। अब हम क्या करते हैं, बैंक, यहाँ पर हमने कहा परचेज कितने का करा है, 120 का, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप बनाते जाएं। ओपनिंग बैलेंस आपको 260 दिया हुआ है, बैलेंस BD बाय साइड में आएगा आपका। इसमें हमने जो यहाँ पर सेल किया था फर्नीचर या फिटिंग, उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना था, 30। उस डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर कर देते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट में, मीन्स ऊपर चला जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इसको सेल आउट कर दिया है, इस 260 में से 30 को हटाना है। तो बच्चे इसमें से आपको हटाना है तो रिवर्स साइड में लोगे ना, डेबिट यहाँ क्रेडिट में अगर आप लेते वो तो इसमें ऐड हो जाता है, सो हम रिवर्स साइड में लेंगे, मीन्स टू फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट। यहाँ पर आपको 378 का अमाउंट, अच्छा 148,000 ये आपका कैसे आया था, तो हमने कहा था कि जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, अब वापस ऊपर आ जाइए, 30,000 का आपको आ गया समझ में, इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 का, कितने में सेल करी थी, 10,000 में। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लॉस कितने का हुआ बच्चे, 30 की चीज़ थी, 10 में सेल करी तो कितना लॉस हो गया, 20,000। बच्चे इसको आप कैसे रिटैली कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए इसकी कॉस्ट आ जानी चाहिए इन तीनों को ऐड करने पर, 30 10 40 40 20 60 हो गया 60,000, उसकी कॉस्ट भी 60 ही थी, ठीक है। चलिए इस तरह से ये यहाँ तक आपका करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, दिस इज बैलेंस CD बाय बैलेंस CD। और ये जो 740 का अमाउंट है स्टूडेंट्स, इसी पर ही आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना परसेंट, 20%, दैट इज 148। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 2 बैलेंस CD, ये रहा आपका 378। अगर आप लोगों को ऊपर स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट समझ में ना आया हो तो आप इसको, चूंकि ये वर्किंग नोट है, ठीक है, वर्किंग नोट है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ये आगे से कोई आपका रूल वगैरह नहीं है कि आपको इसी तरह से शो करना जरूरी है। यस, नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बाय P&L कैसे आया 148, ये वाला अमाउंट, ओके बच्चे 740 का 20% लेकर देखो कितना आ रहा है, 740 का 20%। इज दैट क्लियर मिस कृतिका? चलिए ओके, नाउ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बच्चे यहाँ सॉरी, इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हल्का सा हमें IT रूल जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको भी साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रॉफिट पर P&L अकाउंट मैं ये वापस बता दूंगी, मैं मीन्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बार हम स्लाइटली ले रहे हैं बीच में इसको। 540 का आपका प्रॉफिट आया करंट ईयर का, ओके। नाउ एड बैक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बच्चे आपने इनकम टैक्स में प्रॉफिट, ये 4 हेड, आपके जो 5 हेड्स होते हैं उसमें जो 3rd हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड, ठीक। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो आप अमाउंट लेते हो उसमें
सेल ऑफ असेट डेप्रिसिएशन इसको डिसअलाउ कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि इसके लिए आपका अलग हेड बना हुआ है, वो है आपका कैपिटल गेन हेड। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, डेप्रिसिएशन है, उसको यहाँ पर हटा देंगे। मीन्स उनको एक तरह से हम डिसअलाउ कर रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, डिसअलाउ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट होता है। एसटीसीजी और एसटीसीएल आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये वहाँ पर कंसीडर होगा। यहाँ पर टैक्स में ये रूल रहता है कि आप बिजनेस में ये आप डिसअलाउड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इनको डिसअलाउड करने पर। अब यहाँ पर हमने कहा कि प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 20 एंड एड बैक किया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा ये ऊपर नीचे हो रहा है, 20 का अमाउंट तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का है और 148 का अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन का था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इनको आप ऐड बैक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 168। यहाँ पर भी आपका ये थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए, तो यहाँ पर आपका रहा बच्चों 708 का अमाउंट, यहाँ 1 और आएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ 168 कर लीजिएगा। चलिए, तो अमाउंट आया आपका यहाँ पर डिसअलाउ करने के बाद में 708। एज पर इनकम टैक्स रूल कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ बच्चे जब हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तब और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वहाँ पर हमने क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट, उसका हमने 50% प्रोविजन बनाया है एज ए टैक्स। तो वहाँ हमने टैक्स बनाया था 270 का प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसकी रेट है 50%। दैट मीन्स ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 540। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर, वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, चलिए ये मैंने वर्किंग नोट आपको बताए थे। अब हम वापस इस पर आ जाते हैं अपने अपने क्वेश्चन पर आ जाइए स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, वो है आपका अमाउंट ₹1000 एज इट इज आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस को एक बार आप छोड़ दो, बिकॉज इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसको अभी हमने प्रिपेयर नहीं करा है। नेक्स्ट आ जाइएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग एंड अलॉटमेंट। अब इसमें ये फॉर्मेट तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर ये इस चीज़ की अमाउंट नहीं है पर्टिकुलर तो उसको हम यहाँ पर शो ही ना करें, नहीं। आंसर में आपको पूरा फॉर्मेट एज इट इज़ जैसे दिया हुआ है एज पर शेड्यूल 3 वो एज इट इज़ आपको लेना है। जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसका अमाउंट के कॉलम में नील या उसको ब्लैंक छोड़ देंगे आप। ठीक है, और वर्किंग नोट जो आप नीचे बनाते जाएंगे उसके लिए नोट नंबर यहाँ पर मेंशन करने हैं। नाउ नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हम डायरेक्ट उसी को ही देख लें ताकि अगर कोई आपके दिक्कत होगी प्रॉब्लम होगी तो मैं वैसे बता दूंगी। बच्चे नोट नंबर 3 में हमने लिया केवल लॉन्ग टर्म लोन ही दिया हुआ है 70,000 का, तो इसमें कोई समझने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, फिर है आपका करंट लाइबिलिटीज जिसमें हमने अदर करंट लाइबिलिटीज को लिया है। तो अदर करंट लाइबिलिटीज सेंस में ये हुआ जो करंट लाइबिलिटीज नहीं है वो अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में हम किन किन को लेंगे? वन मिनट। यस, तो करंट लाइबिलिटीज में तो इन्होंने लिया है नोट नंबर 4 में ट्रेड पेबल्स को, जो कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमें अगर अलग से यहाँ पर लेने की वैसे जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप शो करना चाहो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप लोगों को बता रखा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ 80,000। यस, नेक्स्ट आ जाता है आपका करंट लाइबिलिटीज के बाद में, करंट लाइबिलिटीज में ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 470 के बताए हैं इन्होंने। इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपको पी एंड एल अकाउंट जब हम बनाएंगे तब समझ में आएगा।
स्टूडेंट्स नीचे जब हमने क्वेश्चन रीड आउट कर रहे थे तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, वहां क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज थी, 20% प्रपोज किया है, इसलिए ये कैसा डिविडेंड होगा, टू बी पेड था, इसलिए ये कैसा डिविडेंड होगा, प्रपोज डिविडेंड। सो अमाउंट ₹200। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में वही आइटम्स जाएंगे जिन्हें हम विद इन 12 मंथ्स में सेटल कर देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम विद इन 12 मंथ्स में सेटल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बाद में यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होती है। आप 1, 2, 3 एंड 4 का टोटल करेंगे, 1770 रहा आपका। फिर आता है आपकी असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले लिए है इन्होंने टेंजिबल असेट्स। तो हम यहाँ से टेंजिबल असेट्स में किन किन को लेंगे बच्चे, फिक्सचर एंड फिटिंग्स का मैंने आप लोगों को अकाउंट बता दिया था, इन्होंने वापस इसको लिया है जैसे कॉस्ट। रीज़न क्या है इसका ये भी समझ लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी हुई थी कितनी, 680,000 की। यहाँ हम इसलिए ये चीज़ ले रहे हैं, इस तरह से इसलिए दिखा रहे हैं, डायरेक्ट आपको शो नहीं करना है कि उसका जो बैलेंसिंग फिगर आया है फर्नीचर एंड फिटिंग का, डायरेक्ट उस अमाउंट को आप बैलेंस सीडी का जो अमाउंट आया उस अमाउंट को आप यहाँ बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। रीज़न इसका ये है कि इन्होंने क्वेश्चन में ही उसे एट कॉस्ट पर शो कर रखा था, तो हमें सारी स्टेप्स यहाँ पर नोट में बतानी पड़ेगी। तो 680 का आपको ओपनिंग बैलेंस शो हो रखा था, एडिशन आपने परचेज किया 120 का, सेल या डिस्पोज ऑफ जो हुआ था आपका 30 का हुआ था। डेप्रीसिएशन कैसे लिया, 260 प्लस 148, तो बच्चे 260 प्लस 148, 260 तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, 148 आपका करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है। जिसका भी माइक अनम्यूट हो चुका है उसको बच्चे म्यूट कर दें। ओके, चलिए वापस समझ लीजिए, डेप्रीसिएशन 260 ओपनिंग बैलेंस था और 148 करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, दोनों को इंक्लूड करते हुए 408 का आएगा अमाउंट। इसको आप क्या करेंगे, इसको भी लेस करेंगे तो इस तरह से 362 का आ जाएगा। बच्चे ये मत कर देना कि ये आप नोट अगर आप बना रहे हैं तो लास्ट वाला जो वर्किंग नोट है वो आप नहीं बनाएं, ऐसा मत करना। ये चीज़ अलग है, ये आप बैलेंस शीट के लिए शो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता तभी चलेगा 260 ये 148,000 का जबकि आप उसको वर्किंग नोट में शो करोगे। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि करंट ईयर्स का डेप्रीसिएशन कितना है। चलिए बैलेंस शीट पर आ जाइए। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स के बाद में अब हमारे आते हैं बच्चे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हमने इसमें 200 लिए हैं। ये दिस इज डायरेक्टली शो इन द ये 200 का अमाउंट है इन्वेस्टमेंट्स का, यहाँ से लिया है। ठीक है, चलिए नाउ इन्वेंट्रीज में इन्होंने 200 का अमाउंट लिया। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट उसी से बताती हूँ अब आपको। यस, इन्वेंट्रीज इन्होंने 200 की ली है, दैट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि 2 lakhs का था, ये क्लोजिंग स्टॉक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्टॉक आप वहाँ ले लें बच्चे, ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, बिकॉज डेट क्या है 1 अप्रैल। दिस इज अ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में हम यहाँ पर इन्वेंट्रीज पर थे। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कोई प्रोविजंस है नहीं, अगर प्रोविजंस होते तो हम प्रोविजंस को लेस करते हुए लेते, ये डायरेक्ट दे रखे हैं आपको ट्रेड डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉरी डाउन में चली गई मैं। यस, कैश इक्विवेलेंट्स आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, असेट्स का टोटल किया, आपकी बैलेंस शीट मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये नोट कह रहा है कि रिलेवेंट आइटम्स ऑफ असेट्स और लायबिलिटी रिफ्लेक्टेड बैलेंस शीट एंड शेड्यूल दिए, सब आइटम नॉट हैविंग एनी वैल्यू फॉर द गिवन इलस्ट्रेशन इज नॉट शोन और रिप्रेजेंट इन बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट है बच्चे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स सेल्स से।
दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और ये नेट अमाउंट ही दिया हुआ था, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी था ना 3000, ये अगर आपका यहाँ रिटर्न दिया हुआ होता वो लेस कर देते। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप लोग को मालूम होगी। ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जस्ट लाइक वैसे ही चल रहा है। यस, अदर इनकम अब हम लेते हैं, तो अदर इनकम में यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स थे, अगर इन्वेस्टमेंट पर के साथ साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन की हुई रहती तो हम यहाँ पर उस पर इंटरेस्ट भी यहाँ पर शो कर देते एज ए अदर इनकम में, बट यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा कुछ भी रेट्स वगैरह वहाँ पर मेंशन नहीं है। नाउ फोर्थ आपका आता है एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, परचेजेज नॉर्मल जो परचेजेज होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर 1710, परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल ये दिया हुआ है, ये लेनी है। इसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड प्रोडक्ट्स फॉर सेल, ये कैसा है बच्चे। यहाँ पर मैंने बताया कि 1 अप्रैल का भी स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है और लास्ट में 31 मार्च का भी स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है। वो तो है 2 लाख आपका, वो तो है 2 लाख आपका। और इसके अलावा आपको 140,000 आपको ट्रायल बैलेंस मीन्स ये जो दिया हुआ है एक्सट्रैक्टेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे है स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिस इज सेल्स, ऑपरेशन सेंस सेल्स, ओके। चलिए सेल्स को ही ऑपरेशन कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। नाउ बच्चे परचेजेज हमें यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, परचेजेज ऑफ इक्विपमेंट मत ले लेना, परचेजेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। फिर आपका था यस, हम इन्वेंट्रीज पर चल रहे थे। इन्वेंट्रीज में देखिएगा स्टॉक आपको 1 अप्रैल का दिया हुआ था 140 का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और अब कितने का हो रहा है, 2 लाख का हो रहा है। तो एक तरह से इसको भी हम लें तो 200 हम बोल सकते हैं, 3 zeros आप कॉमन ले लो। तो 140 का ओपनिंग स्टॉक था। नॉर्मल वे में अगर हम आपसे कोई पूछे कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बच्चे, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक को कहाँ शो करते हैं, 2 साइड में। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ शो करते हैं, बाय साइड में, ओके। सो बाय साइड में शो हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज द इनकम, ठीक है। बाय साइड में दिस इज द इनकम। तो 200 माइनस 140 इज इक्वल टू 60। 60 क्या होना चाहिए आपका, 60 आपका प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ ले रहे हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री, और कौन से हेड में, एक्सपेंसेस हेड में, इसलिए हम यहाँ पर इसको लेस करेंगे। एक्सपेंसेस तो नहीं है ना ये भाई, आप क्या कह रहे हो, ये तो इनकम है, ये तो इनकम है। तो ये इनकम है तो इसका इफेक्ट कैसा दिखा दो, एक्सपेंसेस में शो कर रहे हो इसलिए इसका इफेक्ट रिवर्स दिखा दो, मीन्स ऐड की जगह आप इसको लेस में दिखा दो। सो चेंजेस इन इन्वेंट्री आप इसको माइनस में शो करोगे। नाउ नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और बेनिफिट एक्सपेंसेस, कुछ भी इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, छोड़ दें आप। यहाँ फाइनेंस कॉस्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कोई फाइनेंस का टॉपिक मीन्स इशू है नहीं, इसमें कोई पॉइंट इसलिए नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये मैं वेरी फर्स्ट अपन ने बता ही दिया था कि किस तरह से कैलकुलेट किया था, 148,000। अदर एक्सपेंसेस में रिमेनिंग एक्सपेंसेस जो बचते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह जो दिए हुए क्वेश्चन में दिए हुए थे ना, यहाँ पर ये रहा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट्स, ठीक है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं, परचेज ऑफ ये तो आएगा नहीं आपका बस। तो यहाँ पर अपन अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हम 3 आइटम्स यहाँ पर ले लेंगे। Yes, point number 3, in the absence of details regarding factory closure costs, their costs are treated as extraordinary item। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री क्लोजर के कॉस्ट के रिलेवेंट आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानना। बच्चे फैक्ट्री क्लोजर जो आपके कॉस्ट रहती है वो ड्यू टू स्ट्राइक रह सकती है, फॉर लिमिटेड टाइम, फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड, फॉर लॉकआउट्स भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे लॉकडाउन का केस चला था, उसमें भी फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, अब आप CMA कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे
लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट क्या रहेगी? अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कहेंगे कि मैडम हमने कोई फैक्ट्री बंद तो करी है बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बंद करी है। उस दौरान हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट आउट नहीं हुआ है, उसमें फ्री चार्जेस भी आते हैं, हमारे टेलीफोन्स हैं वो कट नहीं हुए हैं, उसके भी चार्जेस आते हैं, हमें जो लॉस हुआ है वो भी आएगा। तो फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट ये होती है। इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ आ जाइए। अब इसके बाद में ये कह रहा है बच्चे इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लेना। अभी यहाँ पर इसमें कुल मिलाकर आप मैं नहीं करेंगे। तो हम पहुँच चुके थे यहाँ अदर एक्सपेंसेस तक, ठीक है। ये हम टोटल कर लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? 2400। लेस करने के बाद में प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 600 का रहता है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टैक्स वगैरह सबके। चलिए, इसके बाद में आपके एक्सेप्शनल आइटम अगर होते तो हम यहाँ ले लेते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में वो बता ही दिया था 60,000 का फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट जो है उसको यहाँ मेंशन करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आया बच्चों 540 का। रेट ऑफ टैक्स यहाँ क्वेश्चन में आपको दी हुई थी नीचे नोट के रूप में 50%। सो 50% आप इसका प्रॉफिट्स का ले लेंगे। बच्चे यहाँ पर आप अपना इनकम टैक्स वाला माइंड नहीं चलाएंगे कि मैडम ये तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो 270 नहीं होना चाहिए। बच्चे वो वाली चीज़ हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कितना यहाँ टैक्स लगना चाहिए? 270,000 का। ओके, नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितना आया? 270,000 का। ये सब करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ आ जाते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस थी। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन कितना है? 80,000 का। ये आपको ऊपर यस, ये ओपनिंग बैलेंस ही था आपका। ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिया हुआ था 80,000, वो लिया है। इस तरह से टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 350 का। प्रपोज डिविडेंड आपको बता ही दिया था। आगे आता है बच्चे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर से रिलेवेंट आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसको हमने यहाँ पर खुद डेवलप किया है। ये कितना लेते हैं? तो मिनिमम 7.5% तो आपको पास इसमें करना ही चाहिए। एक कंपनी को जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना चाहिए? अमाउंट 7.5%। तो यहाँ पर आपका पॉइंट्स में आएगा, ये आपने अज्यूम करते हुए आप यहाँ पर ये चेंज भी कर सकते हो। 30,000 इन्होंने लिया है। नेक्स्ट आपका ये रहता है टोटल अप्रोप्रिएशन कितना रहा? प्रपोज डिविडेंड प्लस जनरल रिजर्व 230 का। इस तरह से बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कुल मिलाकर ये बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट जाएगी प्रॉफिट की? 120,000 की। यहाँ अब हमने रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने कहा था अभी छोड़ दो। तो बैलेंस शीट में जो सेकंड नोट हमारा बनेगा वो रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा। 120 आपने वो बताया था, 30,000 का आपने जनरल रिजर्व क्रिएट किया था। तो बच्चों इस तरह से टोटल कितना हो गया? 150,000 का। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, एज पर कंपनीज एक्ट फॉर जनरल रिजर्व transfer into general reserve 7.5% but does not exceed 20% of the paid up capital. Okay, चलिए। यस स्टूडेंट बच्चे, मिस्टर लोकेश, जनरल रिजर्व को आप हर क्वेश्चन में मेंटेन करेंगे। ये मेंटेन करना होता है। हमारे जो प्रॉफिट्स है ना उनको हम अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये करना आप लोगों के लिए मस्ट होता है। रूल्स, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन 7.5% ऑफ द करंट प्रॉफिट सिंस प्रपोज डिविडेंड एक्सीड। ये तो अलग चीज हो गई, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट अब आ जाइए आप। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सपेक्टेड टाइम। अब मैं इसमें स्टूडेंट से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं बता रही हूँ। पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। जो आपके चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके,
Yes, land and building, furniture and fittings, capital work in progress, calls in arrear, cash in hand, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, दैट इज फेस वैल्यू है इसका 2 लाख का। 2 लाख फेस वैल्यू क्यों दिया क्वेश्चन में? क्योंकि इसी पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। जितने में आपने परचेज किया है इंटरेस्ट उस पर पे नहीं होता है। 5% जो आप लोगे ना 5%, वो किस पर लोगे? फेस वैल्यू पर। ओके, BRs दिए हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, ट्रेड डेटर्स, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, बैंक OD दिया हुआ है, परचेज एंड रिटर्न्स दिए हुए हैं, सेल्स एंड रिटर्न्स दिए हुए हैं। बच्चे परचेज और सेल्स को आप नेट करते हुए दिखाएंगे, मीन्स लेस करते हुए। ओके, एडवर्टाइजमेंट्स दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स, लीगल चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस में आएंगे। अदर एक्सपेंसेस, कैरीज ऑन गुड्स परचेज, ये किस में ऐड होता है? परचेजेज में। कैरीज ऑन गुड्स परचेज ये आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परचेजेज प्लस कैरीज ऑन गुड्स परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, चलिए। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडिंग पीएफ को इंक्लूड करते हुए किसका पार्ट हो गया? एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट वो P&L अकाउंट में हमें हेड लेते हैं उसमें जाएगा। रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, इनकम टैक्स इन एडवांस आपने कितना दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड पेड आपको बता रखा है, सॉरी, शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यस, closing stock was valued at ₹1082,000 at cost, but market value 1210,000। कितना लेंगे? 1082, whichever is less। Provision for doubtful debts to be created at the rate of 5%, मेंटेन कर लेंगे, इसमें no problem at all। Depreciation on all assets was calculated for the amount of 2,86,400 for the year 2017-18। ये ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। Handle easily by keeping in mind the normal trading and P&L account। यस, बट यहाँ पर हमें जो कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस दिए हुए हैं बच्चे, उसको भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम क्या शो करते थे? ओपनिंग स्टॉक को 2 साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को बाय साइड में, कुल मिलाकर दोनों को अलग अलग शो करते थे। बट यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के रूप में शो ना करते हुए हम एक्सपेंसेस में इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक ले रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनीज के केस में, कंपनीज के फाइनेंशियल अकाउंट्स के केस में यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हैं, ध्यान में तो उनको ही रखना। बेसिक जो रूल्स रहते हैं वो तो वो ही रहेंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए, trade expenses include ₹10,000 for audit fees and 2,000 paid to the auditor for attending taxation matters of the company। cost in arrear includes ₹4,000 due from creditors। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड। बच्चे वापस ध्यान देना, डिक्लेयर किया है, पेमेंट नहीं किया है। ओके, एंड रिकमेंडेड डिविडेंड, दैट मीन्स वही आपका प्रपोज डिविडेंड ऑफ 146,260। assumed dividend tax rate is 17%। ये क्या है आपका? CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट 17%, 17। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स ऑफ 70,000, ये ऑलरेडी दिया हुआ रेट वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट आप 70,000 का ही यूज करेंगे। प्रिपेयर कंपनी अकाउंट। चलिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आ जाइए बच्चे। मैंने वैसे इसमें काफ़ी कुछ आपको वैसे बता दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको आप कैसे करेंगे? सेल्स आपकी दी हुई थी, उसमें से आप रिटर्न को लेस करेंगे, नेट अमाउंट जो आएगी वो आप लोगे यहाँ 61,600। अदर इनकम में क्या लिया है? यस, मिस्टर लोकेश कह रहे हैं जनरल रिजर्व के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन में आपका नहीं लिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में लिया हुआ है। आप लोग अगर नहीं भी करते हैं तो नीचे आप वर्किंग नोट में शो करें कि हमारा रूल क्या कहता है, हमारा एक्ट क्या कहता है। अदर इनकम कैसे आया बच्चा? इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन। ठीक है, ये था आपका 5% ऑफ टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन। 2 लाख का 5% दैट इज 10,000। हाँ, ये एक्रूड इंटरेस्ट ही है। चलिए, यस, टोटल आपकी इनकम आ चुकी है। नाउ एक्सपेंसेस पर आ जाइए स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। स्टॉक एंड ट्रेड आपको अब ये जैसे इन्होंने दिया है नोट नंबर 2, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे
परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज दिया, लेस रिटर्न किया, कैरिज, ये परचेज ऑफ स्टॉक है, उन्होंने डायरेक्ट, यस स्टॉक इन ट्रेड। चलिए चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये देखना है अपने को, पॉइंट नंबर 3, चेंजेस इन इन्वेंट्री।